ओके नाउ इस सेशन में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे द क्लिनिकल्स ऑफ द लोअर लिम्ब। उस सेशन के अंदर जो हमारा पहला पोर्शन है, जो फर्स्ट हमारा लेक्चर है, दिस इज द क्लिनिकल्स एंड द क्लिनिकल सिनेरियोज ऑफ द ऑस्टियोलॉजी ऑफ लोअर लिम्ब, बोन्स में। अब यहाँ पर हम लोग तो यहाँ क्लिनिकल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन क्लिनिकल्स डिस्कस करने से पहले मेरी एडवाइस ये है कि स्टूडेंट्स को ये 4 या 5 बोन्स लोअर लिम्ब के उनके मेजर लैंडमार्क्स पहले पढ़ लेनी चाहिए। जैसे हिप बोन, उसके वेरियस लैंडमार्क्स, फीमर, उसके वेरियस लैंडमार्क्स, खास तौर पे इसका नेक एंड हेड, और इसके साथ साथ इसके ट्रोकिंटर्स, फिलिनिया एस्पेरा एंड लोअर एंड में खास तौर पे 2 कंडाइल्स और उसके लैंडमार्क्स, क्योंकि इनके फ्रैक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं। हिप बोन में अगर आप देखें तो इलियक क्रेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इलियम बोन, और फिर इशियम और प्यूबिस, और खासतौर पे ischial tuberosity। फिर उसके साथ साथ एसिटाबुलम जो जॉइंट्स में आगे काम आएगा। देन इज द टिबिया, खासतौर पे आप उसके ऊपर के हिस्से जो है उसका अपर एंड, लोअर एंड में मिडियल मेलुनस, और अपर एंड के अंदर खासतौर पे ये टिबियल ट्यूबरोसिटी और उसके 2 कंडाइल्स। फिर फिबुला में भी इस तरीके से लेटरल एपिकंडाइल, और खासतौर पे इसका अपर एंड और ये नेक। नेक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रैक्चर ऑफ द नेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देन फिर उसके ये फुट के बोन्स, जिसमें हमने यहाँ पे देखने हैं टार्सल्स, और टार्सल के वेरियस पार्ट्स, स्पेशली जैसे आपके कैल्केनियम में आते हैं, तो कैल्केनियम के अंदर फिर आप ये देखते हैं सस्टेंटाकुलम टेला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। देन यू हैव गॉट द टेलस, टेलस में स्पेशली इसका नेक। फिर नेविकुलर, इसी तरीके से क्यूनिफॉर्म्स और क्यूबाइड बोन वगैरह, मेटाटार्सल्स और फेरेंजिस। तो इसको जनरली आप इसके लैंडमार्क्स को यहाँ पे करेंगे, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे इसके मेजर कुछ क्लिनिकल्स जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखिए ये है एक जिसको हम कहते हैं वीवर्स बॉटम। देखिए हम लोग यहाँ पे इस वक्त सिटिंग पोजीशन में जब होते हैं ना, जब हम चेयर पे बैठे हुए हैं, तो इस वक्त जो हमारा बोनी लैंडमार्क इस वक्त टच कर रहा होता है, जिसके ऊपर प्रेशर होता है, वो होता है हमारा स्चियल ट्यूबरोसिटी। अब स्चियल ट्यूबरोसिटी है तो आपको पता है कि स्चियल ट्यूबरोसिटी ऑब्वियसली, स्चियल ट्यूबरोसिटी डायरेक्ट तो सरफेस को टच नहीं करेगी, इन बिटवीन देयर विल बी द ग्लूटस मैक्सिमस मसल, और ग्लूटस मैक्सिमस और स्चियल ट्यूबरोसिटी के बीच में बरसा होता है, एंड दिस विल बी एक्चुअली हियर। सो वो जो बरसा है दैट सेपरेट्स द ग्लूटस मैक्सिमस फ्रॉम द स्चियल ट्यूबरोसिटी। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा ये स्चियल ट्यूबरोसिटी से मसल्स ओरिजिन ले रहे होते हैं, जिनको हम हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं। जब हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो डिपेंडेंट पार्ट है वो स्चियल ट्यूबरोसिटी है, और स्चियल ट्यूबरोसिटी विल बी नाउ बी प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्लूटस मैक्सिमस मसल। तो ग्लूटस मैक्सिमस और स्चियल ट्यूबरोसिटी के बीच में एक बरसा होता है दैट सेपरेट्स इट। और बार बार बैठने से, ज्यादा बैठने से, खासतौर पर वीवर्स जो हैं वो ज्यादा बैठते हैं, तो उनका वो जो डिपेंडिंग पार्ट है, यानी वो जो स्टिल ट्यूबरोसिटी है, तो वो उस बर्सा को प्रेशराइज करता है, करते करते वहां इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो दिस इज एक्चुअली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बर्सा दैट सेपरेट द ग्लूटस मैक्सिमस मसल फ्रॉम द स्टिल ट्यूबरोसिटी। तो हम इसको कहते हैं यहाँ पर द वीवर्स बॉटम। वीवर्स बॉटम, दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बर्सा दैट सेपरेट द स्टिल ट्यूबरोसिटी फ्रॉम द ग्लूटस मैक्सिमस मसल। इन्फ्लेम्ड ischial बर्सा, ये ischial बर्सा भी कहलाता है। पेनफुल प्रॉक्सिमल हैमस्ट्रिंग टेंडन, तो आप ऊपर अगर हाथ लगाएंगे इस जगह पर जहां से टेंडन्स ऑफ द ischial tuberosity ओरिजिन ले रहे हैं, टेंडन्स ऑफ द हैमस्ट्रिंग्स ओरिजिन ले रहे हैं फ्रॉम ischial tuberosity, तो उस जगह पर अगर आप प्रेशराइज करेंगे तो उस जगह आपको पेन फील होगा, क्योंकि ये बर्सा उसी जगह होता है। तो दिस बर्सा हैज एक्चुअली गॉट इन्फ्लेम्ड आल्सो, तो इसको भी वीवर्स बॉटम कहते हैं। दूसरा आप यहाँ पे देखें, ये एवल्जन फ्रैक्चर्स हैं, द पेल्विक एवल्जन फ्रैक्चर्स, यानी हिप बोन के वो एरियाज, वो पार्ट्स ऑफ द हिप बोन जो स्ट्रॉन्ग मसल्स के साथ अटैच्ड होते हैं, वो उन मसल्स के वायलेंट कंट्रेक्शन की वजह से वहां से वो रिमूव हो जाते हैं, इसको एवल्जन फ्रैक्चर्स कहते हैं। अब एवल्जन फ्रैक्चर्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं? अब देखें यहाँ से एटियस ओपिलिक स्पाइन के साथ लगा हुआ है यहाँ पर सार्टोरियस मसल, तो सार्टोरियस मसल के देखेंगे, सार्टोरियस मसल, तो सार्टोरियस मसल के पुल की वजह से एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन कैन बी पुल्ड ऑफ, एवल्जन हो सकती है। इससे आप नीचे आए तो ये है एंटीरियर इंफीरियर लीग स्पाइन। देखना ये है कि ये बताने का मकसद ये है कि आपको इन मसल की एनाटॉमी आती है कि नहीं। जैसे यहाँ पर ये है सार्टोरियस मसल, तो सार्टोरियस मसल पुल करेगा किसको? एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन को। जबकि यहाँ है हमारा रेक्टस फीमोरिस मसल एंटीरियर इंफीरियर लीग स्पाइन पे, तो वो पुल करेगा, उसकी एवल्जन फ्रैक्चर होगी। तो इससे एंटीरियर इंफीरियर लीग स्पाइन पे इसकी ओरिजिन है, इसका स्ट्रेट हेड स्पेशली, क्योंकि रिफ्लेक्टेड हेड आपको पता है कि वो स्टेबुलम के ऊपर होता है। दिस इज स्ट्रेट हेड ऑफ
दी रेक्टस फीमोरस मसल। तो ये पुल करने की वजह से एंटीओस्पेलिक स्पाइन जो है, एंटीइन्फ्लेक स्पाइन ये पुल हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी स्टियल ट्यूबरसिटी। इस पे हैमस्ट्रिंग मसल्स यहाँ अटैच होते हैं, उनके उनके बहुत ही स्ट्रांग टेंडन्स हो, बहुत ही स्ट्रांग मसल्स हैं और वहाँ ये मौजूद होते हैं। और अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप अपने थाई की करती हैं एक्सटेंशन, और या आप अपने नी जॉइंट की करते हैं फ्लेक्शन, तो ये काम होता है हमारा हैमस्ट्रिंग का। अगर वो वायलेंटली हम करेंगे तो पुल आएगा स्टियल ट्यूबरसिटी पे। तो कभी कभी स्टियल ट्यूबरसिटी के इवन एवल्जन्स भी हो सकते हैं। तो स्टियल ट्यूबरसिटी का एवल्जन, सार्टोरियस और रेक्टस फीमोरस की एवल्जन, हैमस्ट्रिंग की एवल्जन, या फिर लेसर ट्रोकेंटर पर अटैच होता है हमारा इलियोसॉस टेंडन। इलियोसॉस बड़ा पावरफुल फ्लेक्सर ऑफ द हिप जॉइंट है। तो वायलेंट फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट की वजह से भी इवन ये लेसर ट्रोकेंटर कैन गेट एवल्ज्ड। तो लेसर ट्रोकेंटर की एवल्जन, ग्रेटर ट्रोकेंटर की, एंटीसुपिलिक स्पाइन और एंटी इन्फिलिक स्पाइन, इनकी एवल्जन फ्रैक्चर्स जो हैं दे आर कॉमन। तो इनके कोरिलेशंस मसल के साथ करना बड़ा जरूरी है यहाँ पर। तो एनदर इज एवल्जन फ्रैक्चर्स। उसके बाद आप देखें इलियक क्रेस्ट जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोन मेरो बायोप्सी। बोन मेरो बायोप्सी के लिए खास तौर पे इलियक क्रेस्ट का इंतखाब किया जाता है। एक तो इलियक क्रेस्ट का, दूसरा स्टर्नम का। ज्यादातर स्टर्नम यूज करते हैं लेकिन इलियक क्रेस्ट भी यूज हो सकती है। तो इलियक क्रेस्ट से हम सैंपल ले लेते हैं, तो इट इज यूज फॉर दी बोन मेरो बायोप्सी। और बोन मेरो फ्लूइड जो है वो हम यहाँ से स्प्रेड कर लेते हैं या उसका टिश्यू यहाँ से हम ले लेते हैं। और जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो इलियक क्रेस्ट है, देख सकते हैं आप इलियक क्रेस्ट। तो इलियक क्रेस्ट का खास तौर पे आगे वाला हिस्सा जो है वो नैरो होता है, लेकिन आप जैसे जैसे पीछे आएंगे उसका बैक पार्ट जो होगा वो वाइडर होता है। एंड दिस बैक पार्ट इज एक्चुअली यूज्ड फॉर एस्पिरेशन ऑफ द फ्लूइड एंड द रिमूवल ऑफ सम टिश्यू फॉर द बायोप्सी पर्पस। तो बायोप्सी इसी जगह पे भी यहाँ पर की जाती है। दिस इज एक्चुअली कलेक्टेड फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट, खास तौर पे पोस्टीरियर पार्ट पे जहां ये वाइडर होती है। तो पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट इज यूज फॉर दिस पर्पस। तो इलियक क्रेस्ट को भी हम इस्तेमाल करते हैं और स्टर्नम को भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर बोन मेरो बायोप्सी। दूसरा आप यहाँ पे देखो कि ये आप देख रहे हो, ये है नेक एंड ये हेड है और इसके ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है यहाँ। अब यहाँ पर उम्मूमन होता क्या है कि ग्रेटर ट्रोकेंटर के अंदर यहाँ एक पिट होती है जिसमें आप लिटिल फिंगर भी डाल सकते हो। इसको हम यहाँ पे कहते हैं ट्रोकेंटरिक फोसा। इस ट्रोकेंटरिक फोसा में चार, यू समझ लो कि तीन एटलीस्ट आर्टरीज यहाँ पर आके कन्वर्ज होती हैं और ये एनास्टोमोस बनाती है। इसको हम कहते हैं ट्रोकेंटरिक एनास्टोमोस। अब ये ट्रोकेंटरिक एनास्टोमोसिस होता क्या है, इस जगह से आप देखें ये ग्रेटेशियटिक फोरामेन, और ग्रेटेशियटिक फोरामेन से दो आर्टरियां निकलती हैं अबव द पायरिफॉर्मिस सुपीरियर गिलुटल और बिलो द पायरिफॉर्मिस इंफीरियर गिलुटल। जो आपकी सुपीरियर गिलुटल आर्टरी है इसकी डिसेंडिंग ब्रांच यहां तक आ जाती है। तो दिस इज डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ सुपीरियर गिलुटल, ये यहां तक पहुंच जाती है। अब यही नहीं बल्कि आप देखिए ये फीमोरल आर्टरी है और फीमोरल आर्टरी से एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच निकलती है, दिस इज कॉल्ड द प्रोफंडा फीमोरिस। और प्रोफंडा फीमोरिस से दो ब्रांचेस इमर्ज होती हैं फ्रॉम इट्स लेटरल साइड। वन इज कॉल्ड द मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल एंड अदर कॉल्ड द लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल। जो लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल है और ये मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल की असेंडिंग ब्रांच भी यहां तक आ जाती है। ये इसका मेजर सोर्स है, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल। और दूसरी होती है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल, दिस इज मीडियल एंड दिस लेटरल, दिस इज मीडियल सर्कमफ्लेक्स। मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल की असेंडिंग ब्रांच भी यहां पहुंच जाती है और ये इसका ऑलमोस्ट 90% फ्लो यहां से आता है। तो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल की असेंडिंग ब्रांच, लेटरल सर्कमफ्लेक्स की असेंडिंग ब्रांच और डिसेंडिंग ब्रांच फ्रॉम दी सुपीरियर ग्लूटल, ये एनास्टोमोस बन जाता है इन दी ट्रोकेंटरिक फोसा। इसको हम कहते हैं ट्रोकेंटरिक एनास्टोमोस। अब ये ट्रोकेंटरिक एनास्टोमोस जहां तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको पता है कि यहाँ जाहिर हिप जॉइंट बना हुआ है और हिप जॉइंट कैप्सुलेटेड है, और कैप्सुलेटेड इन सच अ वे that from anterior side the entire neck of the femur, this is within the capsule up to intertrochanteric line. लेकिन अगर आप पीछे से देखेंगे तो half of the neck is within the capsule but half is outside, और हमें ट्रोकेंटरिक फोसा जो है ये मिलता है बिहाइंड से। तो पीछे से आपको ये कैप्सूल आधा नेक को छुपाता हुआ नजर आएगा और बाकी आधा खुला हुआ है। और यहाँ ट्रोकेंटरिक के एनास्टोमोस है जिसमें अभी आपने यहाँ पर सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी देखी, फिर हमने यहाँ मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल, उसके बाद लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल, ये सभी यहाँ पर हमने एनास्टोमोस करके देखी। और ये आर्टरियां यहाँ अंदर ब्लड वेसल्स का एक सीरीज ऑफ द ब्लड वेसल्स अंदर स्वीप करके देती हैं अलोंग दी फाइबर्स ऑफ द कैप्सूल ऑफ
ये भी जो- तो ये फाइबर्स उसके साथ ये आर्टरियां चली जाती हैं, इनको हम कहते हैं रेटिनाकुलर आर्टरीज। और जैसे ये कैप्सूल के इनर सरफेस पर अंदर चली जाती हैं, तो दे आर गिविंग द न्यूट्रिएंट ब्रांचेस टू दी नेक एज वेल एज टू द हेड ऑफ द फीमर। इस जगह ये ब्रांचेस दे देती हैं। लेकिन उसके साथ साथ यंग एज में आप यहाँ पे देखोगे कि अंदर से ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी की एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसको हम कहते हैं स्टेबुलर आर्टरी। ये स्टेबुलर आर्टरी अंदर ब्रांच देके ये इस फोविया कैपिटिस के अंदर एक ब्रांच अंदर भेज देगी दैट विल सप्लाई द हेड ऑफ द फीमर आल्सो। ये ब्रांच है, ये ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी की ब्रांच है, स्टेबुलर आर्टरी, एंड दैट हैज गॉन हियर थ्रू द फोविया कैपिटिस इनसाइड द लिगामेंटम टीरीज ऑफ द हेड ऑफ फीमर। लेकिन ये आर्टरी जो है यहाँ पर, इसको भी यहाँ पे याद रखना है। और साथ में वो इनास्टोमोसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आगे, ये 5 6 7 8 साल बाद ये आर्टरी जो है स्टेबुलर आर्टरी ये ऑब्लिटरेट होके खत्म हो जाती है, कॉर्ड बन जाती है, और फिर अब इसकी कोई अहमियत नहीं रहती। अब नेक और हेड की सोल सप्लाई जो है अलोन दैट इज कमिंग फ्रॉम ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस। अगर इस कंडीशन में अगर फॉर एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस अगर है ओल्ड एज में, खास तौर पे देखें कि अगर नेक फ्रैक्चर हो जाता है इनसाइड द कैप्सूल, तो आप देखिए रेटिनाकुलर आर्टरीज रप्चर हो जाएंगी, और नेक एंड हेड ऑफ द कैप्सूल, हेड ऑफ द फीमर, दे विल बिकम एवेस्कुलर। अब उनको कोई सोर्स नहीं है, पहले था यंग एज में आप देखिए पहले था ऑब्ट्यूरेटर, अब नहीं है। अब जाहिर है इस ओल्ड एज के अंदर अब वाइड सोर्स ये था जो इस वक्त यहाँ डिस्कस हो गया, जिसकी वजह से नेक एंड हेड दे विल बिकम, दे विल अंडरगो नेक्रोसिस। तो ये ऑस्टियोनेक्रोसिस हो जाएगी, दैट विल बी एक्चुअली द एवेस्कुलर नेक्रोसिस या इन्फेक्शन हो जाएगी उसकी। तो इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर विल लीड हियर टू द एवेस्कुलर नेक्रोसिस। लेकिन अगर यही एक्स्ट्रा कैप्सुलर होता तो दिस विल नॉट लीड हियर लीड हियर द एवेस्कुलर नेक्रोसिस, अगर एक्स्ट्रा कैप्सुलर है तो, क्योंकि एक्स्ट्रा कैप्सुलर होगा तो रेटिनाकुलर आर्टरीज बच जाएंगी। तो इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर विल लीड हियर टू द एवेस्कुलर नेक्रोसिस। तो ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द नेक ऑफ द फीमर, दिस इज बिकॉज ऑफ the femoral head and the neck, they will lead here to, they will be actually exposed to the osteonecrosis. This is because of this artery. इसमें आर्टरी जो सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रही है वो मीडियल सर्कमफ्लेक्स femoral, मीडियल सर्कमफ्लेक्स femoral is as a result of this। अब अगर इस किस्म की चीज हो गई तो then the prosthetic has to be actually implanted। तो आप prosthetic यहाँ पे लगा देंगे, ये रिमूव करके उसकी जगह पर आप एक prosthetic head आप यहाँ पर इम्प्लांट कर देंगे, क्योंकि अब ये खत्म हो गया यहाँ पर। तो दिस इज व्हाट वी कॉल हियर। तो इंट्रा कैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर ऑफ द नेक की ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें आप एक्स्ट्रा कैप्सुलर में एवेस्कुलर नेक्रोसिस नहीं होगी, इंट्रा कैप्सुलर के अंदर हो जाएगी, बिकॉज रेटिनाकुलर आर्टरीज जो है वो रप्चर हो जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है इन इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद है ट्रोकेंटेरिक, ये जो अभी मैंने बताया एक्स्ट्रा कैप्सुलर, ये है पर ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर, इंटर ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर। देखिए ग्रेटर ट्रोकेंटर से लेकर लेसर ट्रोकेंटर तक ये फ्रैक्चर आ गया है, ये भी ऑस्टियोपोरोसिस में होता है। लेकिन यहाँ ऑस्टियोपोरोसिस में होने की वजह से, क्योंकि ये ट्रोकेंटेरिक फोसा है, एनास्टोमोस यहाँ है, तो ये आर्टरीज इंटैक्ट रहेंगी, क्योंकि ये रप्चर यहाँ हुआ है। तो ये आर्टरीज जो है वो इंटैक्ट रहेंगी। अब एवेस्कुलर नेक्रोसिस नहीं होगी, ये पर ट्रोकेंटेरिक या इंटर ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर थे। ये फ्रैक्चर लाइन आपको यहाँ पे मिलती है, इसको इमोबिलाइज कर देंगे तो ये फिर बाद में हील हो जाएगा, लेकिन इसमें प्रोस्थेटिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज बिकॉज रेटिनाकुलर आर्टरीज दे आर स्पेयर्ड। दूसरा आप देखें डिस्टल एंड ऑफ द फ्यूमरल नेक, ये देखिए अगर फ्रैक्चर लाइन यहां से अगर पास होती है, दिस विल बी एक्चुअली थ्रू दी लोअर एंड। तो आपको पता है कि लोअर एंड के साथ, अब देखिए यहां से ये लोअर एंड है, यहां से फ्रैक्चर, अगर यहां से फ्रैक्चर है तो जो लोअर एंड है आपके फीमर का, बिहाइंड से अगर हम देखें तो ये आपका लीनिया एस्पेरा है, वो यहाँ से दो लाइनें जा रही हैं, सुप्राकंडाइलर लाइन से सुप्राकंडाइलर रिजिस, और उसके बीच में होती है पॉप्लिटल सरफेस। इस जगह पर बिल्कुल नेकेडली यहाँ पर आपकी पॉप्लिटल आर्टरी मौजूद है। अगर यहाँ पर हम कट लगा देते हैं, यहाँ पर अगर हो जाती है फ्रैक्चर हो जाता है लोअर एंड का, तो या लोअर एंड का फ्रैक्चर हो जाए या नी जॉइंट डिसलोकेट हो जाए। अगर ये आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर नी जॉइंट डिसलोकेट हो जाए, जिसमें जैसे इंटीरियर डिसलोकेशन है of the tibia under the femur or posterior dislocation of the femur under the tibia, over the tibia, ये अगर हो जाएगी तो ये आपकी पोप्लिटल आर्टरी रप्चर हो सकती है। तो पोप्लिटल आर्टरी यहाँ रप्चर हो सकती है, या इवन लोअर एंड ऑफ द फीमर का अगर फ्रैक्चर होगा तो भी पोप्लिटल आर्टरी का रप्चर हो सकता है। तो पोप्लिटल आर्टरी बिकॉज ऑफ इट्स डीप पोजीशन इन दिस, स्पेशली इन द नी जॉइंट, इन द पोप्लिटल फोसा, तो ये पोजीशन इसकी होने की वजह से फीमर के प्रॉब्लम में ये आर्टरी रप्चर हो सकती है, एंड दिस कैन लीड हियर टू अगेन
द इस्कीमिया ऑफ द लेग हियर, जिसको हम फिर इस्कीमिक कंट्रैक्चर्स, अगर उसको लंबा छोड़ देंगे अगर आप उसको, तो फिर कंट्रैक्चर हो जाएगा, जिसको हम इस्कीमिक कंट्रैक्चर कहते हैं, जिस वॉकमैन इस्कीमिक कंट्रैक्चर। तो डिस्टल एंड ऑफ द फीमोरल फ्रैक्चर कैन कॉम्प्लिकेट or can result into rupture of or injury to the popliteal artery. तो vascular injury हो सकती है lower end में because of a close relation of the popliteal artery with the lower end of the femur on the back side. Lower end of the fifth fracture, ये खास तौर पे आप देखें कि लोअर वन थर्ड और अपर टू थर्ड की जंक्शन पे खास तौर पे ये, क्योंकि वहां पर टिबिया थिन होता है, ब्लड सप्लाई वहां पर काफी कम होती है, और यहाँ अमूमन फ्रैक्चर्स काफी कॉमन है लोअर एंड के। लोअर एंड मींस लोअर वन थर्ड एंड द अपर टू थर्ड्स ऑफ द अपर टू थर्ड्स ऑफ द शेफ्ट ऑफ द टिबिया। तो यहाँ के फ्रैक्चर्स बड़े कॉमन है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है उसका नैरो होना और उसकी पूर ब्लड सप्लाई इस रीजन के अंदर, क्योंकि न्यूट्रिएंट आर्टरी काफी ऊपर यहाँ पर इंटर हो जाती है। तो दिस विल बी एक्चुअली कॉल्ड द फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर की जो मेजर साइट है, कॉमन साइट, दिस इज अपर टू थर्ड एंड लोअर वन थर्ड, बिकॉज ऑफ it is smaller and having poor blood supply. See this here, ये स्पाइरल बिल्कुल ये फ्रैक्चर आप देखें, एक डायगोनल फ्रैक्चर यहाँ पर आ गया। दूसरा जिसको हम कहते हैं बम्पर फ्रैक्चर। ये बम्पर फ्रैक्चर का, गाड़ी का बम्पर, जाहिर है गाड़ी का बम्पर की जो हाइट होती है ये यूजुअली आपकी अपर एंड ऑफ टिबिया तक आती है। अपर एंड ऑफ द टिबिया में दिस इज इनफैक्ट बम्पर फ्रैक्चर कहते हैं जब लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया का फ्रैक्चर हो जाए, तो इसको अमूमन बम्पर फ्रैक्चर, बम्पर फ्रैक्चर इज हियर, क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल बम्पर आके लगता है तो जाहिर है लेटरल साइड पे ज्यादा होगा, और लेटरल साइड पे ज्यादा लगेगा इस तरीके से, तो लेटरल साइड पर ये लेटरल कंडाइल ऑफ द फीमर ऑफ द टिबिया इज एक्चुअली फ्रैक्चर्ड है। तो ये फ्रैक्चर लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो, और ये जब फ्रैक्चर लाइन यहाँ होगी तो मोस्ट प्रोबेबली इट कैन इवन इन्वॉल्व द फिबुला आल्सो। तो फिबुला भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो फिबुला, क्योंकि आपको पता है कि लेटरल कंडाइल ऑफ द फीमर के बिल्कुल इंफीरियरली इस जगह पर फेसेट होता है, फिबुलर फेसेट, जहां बन जाता है हमारा प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट, तो इस जगह से ये इन्वॉल्व हो सकता है, और इंपैक्ट इंजरी की वजह से इवन नेक फ्रैक्चर हो सकता है। हेड को हुआ है क्योंकि नेक वाला वीक है, इसलिए नेक का फ्रैक्चर हो सकता है। और वाइंडिंग अराउंड द नेक ऑफ द फीमर इज द कॉमन पेरोनियल नर्व, और कॉमन पेरोनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से फुट ड्रॉप हो सकता है। तो दिस मींस द बम्पर फ्रैक्चर कैन बी एसोसिएटेड विद द फुट ड्रॉप, and this is because the bumper fracture is the lateral condyle fracture, and this is actually having a joint with the fibula, and fibular neck can be involved, and the neck is closely related with the common peroneal nerve, which can sometimes be trapped between the fractured fragments and lead here to the paralysis of the anterior and lateral compartment muscles that leads to the foot drop also. इसको बम्पर फ्रैक्चर कहते हैं। तो बम्पर फ्रैक्चर हमेशा समझ लें, कोरिलेट करें, पता होना चाहिए कि ये लेटरल कंडाइल ऑफ द टिबिया का फ्रैक्चर। देन अनदर फ्रैक्चर हियर इज दिस, इसको हम कहते हैं पॉट्स फ्रैक्चर। अब पॉट्स फ्रैक्चर बेसिकली ट्राइमेल्युलर फ्रैक्चर है। अब मेल्युला तो दो हैं, इसके अंदर ये तीन चीजें एक साथ हो जाती हैं। अब यहां पर आप देखें कि इस टॉपिक को या पॉट्स फ्रैक्चर को समझने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा ये कि लोअर एंड ऑफ द फिबुला आपको आता हो, लोअर एंड ऑफ डिस्टल एंड ऑफ द टिबिया आता हो, लेटरल मीडियल मेलिस के बारे में पता हो, और उसके साथ साथ इवन फुट के बोन्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। लेकिन साथ में देखें यहाँ पर ये दोनों चीजें, यानी फिबुला भी और टिबिया भी, और साथ में ये टेलस पे आप देख रहे हो, ये सब मिला के यहाँ पर एंकल जॉइंट बना रहे हैं। अब एंकल जॉइंट बना रहे हैं तो साथ में आपको मीडियल और लेटरल साइड से जो लिगामेंट्स हैं एंकल जॉइंट के, उनका भी थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है यहाँ पर। तो ये अब आइडिया लेके फिर आप स्पॉट्स फ्रैक्चर को आप यहाँ पढ़ें। अब इसके अंदर ये ट्राई मेल्युलर फ्रैक्चर है, इसके अंदर आप देखें ये कि मीडियल मेलिस का भी फ्रैक्चर हो गया, यही नहीं लेटरल मेलिस का भी फ्रैक्चर हो गया यहाँ पर, फिबुलर फ्रैक्चर लोअर एंड यहाँ पर भी, और उसके साथ साथ लोअर एंड ऑफ दी टिबिया का भी फ्रैक्चर हुआ है। और अगर ये फ्रैक्चर इस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो आप देखेंगे मीडियल मेलिस का फ्रैक्चर यहाँ से बिल्कुल ये सेपरेट हो गया। तो इस जगह पर क्योंकि एंकल जॉइंट के लिगामेंट्स होते हैं तो दे कैन बी इन्वॉल्वड आल्सो। तो इस जगह से आप यहाँ पे देखोगे कि ये आपके एंकल जॉइंट के लिगामेंट, खास तौर पे मीडियल साइड पर डेल्टॉइड लिगामेंट, दिस विल बी अफेक्टेड आल्सो। तो डेल्टॉइड लिगामेंट अफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। दिस इज कॉज द रप्चर ऑफ इवन द डेल्टॉइड लिगामेंट आल्सो इज कॉज्ड बाय फोर्स। ये ज्यादातर कैसे होगा? ये ज्यादातर आप देखोगे कि अगर आप फोर्स एवर्जन हो गई आपकी,
एवर्जन का मकसद है कि एकदम से वायलेंटली लेटरली रोटेट हो गया आपका फुट, अगर इसको हम कहते हैं एवर्जन। तो वायलेंट एवर्जन की वजह से ये देखिए कि उमूमन यहाँ ये हो जाता है। अगर वायलेंट एवर्जन हो जाएगी तो पुल आएगा आपके डेल्टॉइड पे, और डेल्टॉइड लिगामेंट कैन गेट रप्चर्ड एज वेल एज इवन एवर्जन ऑफ medial malleus कैन बी देयर, while वायलेंट कंट्रैक्शन या एवर्जन की वजह से इवन लेटरल कंडाइल भी और लोअर एंड भी। तो लोअर एंड ऑफ द फीमर ऑफ द टिबिया, medial malleus and the lateral malleus, along with the rupture of the deltoid ligament due to forceful or violent eversion of your foot, is called this fracture. This is causing this fracture, that is called the Potts fracture. तो ये Potts fracture है जिसका पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं। कोई भी क्लिनिकल करने से पहले देखें कि ये है क्या चीज और इसका कौन सा बेसिक पहले आपको पढ़ना है। सिलेक्टिवली सही, जैसे यहाँ पर है एंकल जॉइंट को थोड़ा सा देखना है, उसके लेटरल मीडियल लिगामेंट्स को, उसके आर्टिकुलर सर्फेसेस को, लोअर एंड ऑफ द टिबिया देखना है, लोअर एंड ऑफ द फिबुला। इनको जब देखेंगे तो ये चीजें आपको फिर आसानी से समझ में आ जाएंगी। दूसरा है फ्रैक्चर ऑफ द फिबुलर नेक, बड़ा कॉमन है, बहुत ही रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं इसके। अब ये सिनेरियो पढ़ने से पहले, ये क्लिनिकल समझने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको फिबुला की एनाटॉमी, खासतौर पे अपर एंड की एनाटॉमी, कि हेड क्या है, नेक क्या है, किस तरीके से ये टिबिया के साथ रिलेटेड है, नंबर 1। दूसरा, आप यहाँ पर कॉमन पेरोनियल नर्व को, उसकी एनाटॉमी जरूर करेंगे। सुपीरियर एंगल ऑफ द पॉप्लिटल फोसा से एशियाटिक नर्व की बाइफर्केशन से ये बनी है। एक उसकी ब्रांच है जिसको हम कहते हैं टिबियल नर्व, वो तो कंटिन्यूस रहेगी ऑन द बैक साइड ऑफ योर द थाई एज वेल एज द बैक ऑफ द जॉइंट, नी जॉइंट, और इस तरीके से ये कंटिन्यूस हो जाएगी बैक ऑफ द लेग पे। लेकिन कॉमन पेरोनियल नर्व विल एक्चुअली शिफ्ट टू द लेटरल साइड ऑफ द पॉप्लिटल फोसा अलोंग द टेंडन ऑफ बाइसेप्स, और ये फिर टर्न अराउंड करेगी अराउंड दी नेका फिबुला। और नेका फिबुला के फ्रैक्चर से ये उम्मूमन उसके फ्रैक्चर फ्रेगमेंट में या तो ट्रैप हो जाती है या इवन डिटैच होकर या इवन रप्चर भी हो सकती है। और ये अगर यहाँ हो गई तो इसका मकसद ये हुआ कि आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व, क्योंकि ये डिवाइड हो जाती है सुपरफिशियल पेरोनियल और डीप पेरोनियल में, और डीप पेरोनियल इज द एंटीरियर कंपार्टमेंट नर्व, और एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स ओवरऑल आपको आने चाहिए, जैसे टिबियस एंटीरियर है, एक्सटेंसर डिजिटम लॉन्गस है, एक्सटेंसर हेलिस लॉन्गस, पेरोनियस टर्शियस, चारों मसल जो है पैरालाइज हो जाएंगे। और लेटरल साइड पर ये जो चली गई है, इसको सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व कहते हैं, वो आपके लेटरल पेरोनियल कंपार्टमेंट की दो मसल्स, पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस को सप्लाई करेगी। तो इसका मकसद ये है कि वो दो मसल्स भी पैरालाइज हो जाएंगी जिनका खास काम एवर्जन है, जबकि आपके इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स भी पैरालाइज हो जाएंगे जिनका खास काम था टू पुल देम अप हियर, दिस इज कॉल्ड डॉर्सिफ्लेक्शन। तो डॉर्सिफ्लेक्शन और एवर्जन नहीं हो सकेगी, वो नहीं हो सकेगी तो अनअपोज्ड प्लांटर फ्लेक्शन और इन्वर्जन हो जाएगी, जिसको मूवमेंट कहते हैं फुट ड्रॉप। तो फुट ड्रॉप हो जाएगा खासतौर पे फ्रैक्चर ऑफ दी फिबुलर नेक के साथ, और वजह उसकी ये है। अब ये तब होगा जब आप कॉमन पेरोनियल नर्व को थोड़ा सा देखेंगे, उसकी एनाटॉमी, साथ में इंटीरियर और लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स को ओवरऑल देखेंगे, और देखेंगे कि इनके ओवरऑल एक्शंस क्या हैं और कौन कौन नर्व्स उनको सप्लाई करती हैं। और कॉमन पेरोनियल नर्व, ये कॉमन पेरोनियल नर्व मोस्ट कॉमनली इंजर्ड नर्व है आपके लोअर लिम्ब के अंदर आफ्टर शियाटिक नर्व। उसके बाद ये फ्रैक्चर अभी बोन्स, इसका मकसद ये है कि ये है फ्रैक्चर ऑफ द सस्टेंटाक्युलम टेला। सस्टेंटाक्युलम टेला, टेला का टेलस बोन का सस्टेंटाक्युलम है, ये सस्टेन करता है उसको। टेलस का पार्ट नहीं है, ये पार्ट है कैल्केनियस का, यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज द टेलस। और टेलस सपोर्ट हो रहा है किस पे, कैल्केनियम पर, और कैल्केनियम अपनी मीडियल साइड से ये प्रोजेक्शन दे रहा है, इसको हम कहते हैं सस्टेंटाक्युलम टेला। अगर सस्टेंटाक्युलम टेला है, अगर आप फोर्सफुल इन्वर्जन हो जाती है कभी आपकी, जैसे मोच आ जाती है, मीडियल स्प्रेन हो गया अगर, जिसकी वजह से आपके लेटरल लिगामेंट ऑफ दी एंकल जॉइंट, ये बहुत आता है स्प्रेन्स जो है ना, मीडियल लेटरल स्प्रेन्स में कौन कौन से लिगामेंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, कौन से बोन्स फ्रैक्चर हो सकते हैं, जैसे पॉट्स फ्रैक्चर आपने देखा एवर्जन में ज्यादा होता है, या इससे फोर्सफुल इन्वर्जन की वजह से फिर आपने मीडियली, आप इस तरीके से मोच आ जाएगी मीडियल तरफ, तो आप देखेंगे कि आपका ये जो प्रोजेक्शन है बोन का बाहर निकला हुआ, दिस इज व्हाट वी कॉल, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये फ्रैक्चर हो सकता है। तो इसकी फ्रैक्चर, इसको सस्टेंटाक्युलम टेला कहते हैं, ये सस्टेंटाक्युलम फ्रैक्चर है, दिस इज बिकॉज ऑफ द इन्वर्जन। और ये इन्वर्जन की वजह से इस तरफ आपका डेल्टॉइड लिगामेंट भी है, तो डेल्टॉइड लिगामेंट तो ज़ाहिर नहीं जाएगा क्योंकि आप इन्वर्ट हो रहे हैं, तो पुल आएगा किस तरफ, लेटरल साइड पर। तो लेटरल साइड पर वो जो लिगामेंट है उनकी टीयर हो सकती है, और लेटरल साइड से जो लिगामेंट होते हैं वो यहाँ से आते हैं, फिबुला से कैल्केनियम तक, कैल्केनियो फिबुलर, फिबुला से पीछे की तरफ आता है टेलस की तरफ, पोस्टीरियर टेलोफिबुलर, और फिर आगे की तरफ भी टेलस की तरफ जाता है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर एंटीरियर टेलोफिबुलर। एंटीरियर टेलोफिबुलर, पोस्टीरियर टेलोफिबुलर एंड कैल्केनियोफिबुलर, ये तीन लिगामेंट्स को मिला के हम कहते हैं लेटरल लिगामेंट ऑफ द एंकल जॉइंट। और ये थिन होते हैं,
इसलिए ये इन्वर्जन की वजह से इनमें पुल आ जाता है, और पुल आ जाता है तो खासतौर पे ये रप्चर हो जाता है, और कभी कभी इवन ये फ्रैक्चर भी हो जाता है इस तरह से। Understand, this will lead here to the dislocation of your ankle joint also. तो इसको हम कहते हैं सस्टेंटाकुलम टेला है। तो ये सस्टेंटाकुलम फ्रैक्चर है, दिस इज इंपॉर्टेंट आल्सो। उसके बाद देखिए फ्रैक्चर ऑफ द कैल्केनियम, ये खास तौर पे जो फाल होता है ना, ऊपर से जैसे फाल करते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, इसलिए इसमें फ्रैक्चर आ जाता है। मल्टीपल फ्रैक्चर आप जहाँ पे देखेंगे कंपाउंड फ्रैक्चर है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये फाल पे इस जगह पर है। दिस इज कैल्केनियम दैट मे गेट फ्रैक्चर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ फॉल फ्रॉम द हाइट, क्योंकि एकदम से ये इम्पैक्ट इस पे आएगा और ये डायरेक्ट इंजरी हो जाएगी इसकी। तो दिस इज एक्चुअली द फ्रैक्चर ऑफ द कैल्केनियम। और उसके बाद आप देखेंगे फ्रैक्चर ऑफ द टेलस। ये टेलस बोन देखें खास तौर पे इसका जो नेक है, ये खास तौर पे जब आप इसको पुल ऊपर की तरफ से झटका देंगे ना, जब यानी जो डार्सी फ्लेक्शन होती है, तो फोर्स डार्सी फ्लेक्शन में काज द रप्चर काज द फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द टेलस, क्योंकि वो नेरो पार्ट होता है। और इस जगह पर क्योंकि यहाँ आर्टरीज भी इवन मौजूद होती हैं, इसलिए खास तौर पे इससे टेलस वगैरह की एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर फिर आर्टरीज वगैरह भी इवन रप्चर हो सकती है। तो इट कैन लीड हियर टू द एवेस्कुलर नेक्रोसिस आल्सो। तो इनके खास तौर पे तो इसका मकसद ये है कि इसको कैल्केनियम को, टेलस को, और उसी तरीके से सस्टेंटाकुलम टेला, उन सबको देखने के लिए आपको फिर ये फुट के बोन्स को ओवरऑल इसकी एनाटॉमी आपको आनी चाहिए ब्रीफली, कि कौन कौन से बोन्स किस तरीके से यहाँ पर मौजूद होते हैं, और उनके कौन कौन से जॉइंट्स यहाँ पर हैं। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड हियर टू the osteology, clinical correlations of the osteology of the lower limb. The osteology of lower limb को इस तरीके से, ये osteology कुछ joints में और भी डिस्कस होगी जब हम joints की क्लिनिकल्स करेंगे। तो दिस वाज एक्चुअली द फेज 1, पहला सेशन हमारे क्लिनिकल्स ऑफ द लोअर लिम्ब का।